हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय एकेडमी। मैं हूं सोनाली तिवारी और सुपर 30 की हमारी इस सीरीज में जो हमने स्पेशली यूपीएससी पीएफओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू की है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 30 क्वेश्चंस ऑन कोड ऑन वेजेस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कोड ऑन वेजेस पूरा एक्सप्लेन किया था, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने आपको सारे डिटेल में पढ़ाए थे। सो टुडे वी विल डू एमसीक्यूज ऑन कोड ऑन वेजेस। देखिए, हमने सुपर 30 का जो सीरीज शुरू किया है, इसमें हम आपको हर हफ्ते डिफरेंट लेबर लॉज पे टॉप 30 एमसीक्यूज जो है प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो विदाउट फर्दर डू। बट बिफोर दैट, if you are new to this channel, hit subscribe and throw this video a like. चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर 30 की हमारी ये सीरीज एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, which committee argued for adoption of a national floor level minimum wage to ensure a uniform wage for all workers and provide protection to most vulnerable workers in India? देखिए, सवाल ये पूछ रहा है कि वो कौन सी कमेटी थी जिसने पहली बार एक नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज अडॉप्ट करने के लिए आर्ग्यू किया, ऐसा रेकमेंड किया। तो आपके ऑप्शंस हैं केलकर कमेटी, भूतलिंगम कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी या दवे कमेटी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है भूतलिंगम कमेटी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, भूतलिंगम कमेटी। देखिए, भूतलिंगम कमेटी जो है ये 1978 में क्रिएट की गई थी। आई नो द नेम साउंड्स अ बिट वियर्ड, बट ये नाम जो इस कमेटी का रखा गया है इनके जो इस कमेटी के चेयरमैन के नाम पर, जिनका नाम था सुब्रमण्यम भूतलिंगम, हु वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड IAS ऑफिसर। सो इनके नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया है बिकॉज ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी एंड दिस पर्सन सुब्रमण्यम भूतलिंगम, जो एक्स IAS ऑफिसर एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, he was instrumental in इंडियन स्टील इंडस्ट्री को ऊपर उठाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके नाम पर ही इस कमेटी का नाम पड़ा है। इन्होंने ये चेयरमैन थे इस कमेटी के, और ये 1978 में कमेटी क्रिएट करी थी टू प्रोवाइड मिनिमम वेज, टू इंश्योर मिनिमम वेज फॉर ऑल वर्कर्स एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वल्नरेबल वर्कर्स and eliminate arbitrariness in determination of level of minimum wages for different states and occupations. लेकिन इस कमेटी ने जो recommendations दी थी वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को इस कमेटी ने recommendation से बाहर रखा। So this was general trivia for your knowledge. Next हम क्वेश्चन देखते हैं अपने कोड में से शुरू करते हैं। चलिए, व्हाट इज द करंट मिनिमम वेज इन इंडिया? देखिए, मिनिमम वेजेस पे जो एक्ट था वो अब कोड ऑन वेजेस के अंदर सबस्यूम हो गया है, बट वी शुड नो कि व्हाट इज द नेशनल मिनिमम वेज इन इंडिया। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज मिसिंग। सी ऑप्शन इज 178 रुपीज पर डे and this is also the correct answer. The correct answer कि आज 2020 में जो national minimum wage है that is 178 rupees per day. Oh, it is there. I'm so sorry. So the current level of minimum wage in India is 178 rupees per day. Previous year भी यही था, so there has been no change in the current level of minimum wage. Last year भी यही था, which amounts to approximately $3. Next up question देखते हैं. Under the new code on wages 2019, a national minimum wage will be set by. नए जो हमारा ये कोड बना है, कोड ऑन वेजेस 2019, इस कोड के हिसाब से नेशनल मिनिमम वेज किसके द्वारा सेट किया जाएगा, कौन सेट करेगा? तो आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या नेशनल कमीशन ऑन रूरल वेज। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो सेक्शन 6 है इस कोड का, उसमें लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी मिनिमम वेजेस which are payable to employees. Now what is appropriate government? ये मैंने आपको जो previous video है कोड ऑन वेजेस के ऊपर उसमें डिटेल में समझाया है। अगर आपको नहीं पता है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, इट इज वेरी हेल्पफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। After how many years the minimum wage will be revised and reviewed by the appropriate government? देखिए, अभी हमने देखा कि मिनिमम वेज सेट किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन ये सवाल ये है कि ये कितने टाइम बाद रिवाइज या रिव्यू किया जाएगा? एंड योर ऑप्शंस आर एवरी ईयर, आफ्टर एवरी 2 years, 5 years या 10 years. द करेक्ट आंसर इज 5 years. हर 5 साल बाद
जो मिनिमम वेज है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा रिवाइज एंड रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फिक्सिंग द मिनिमम वेज। मिनिमम वेज फिक्स करते वक्त अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी? योर ऑप्शंस आर स्किल ऑफ द वर्कर्स, ज्योग्राफिकल एरिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, हजार्डस ऑक्यूपेशन या अंडरग्राउंड वर्क। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इज इट ओनली ए, बी और सी, बोथ ए एंड बी, या पांचों ए, बी, सी, डी एंड ई? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, यानी ये पांचों कंडीशंस, ये पांचों फैक्टर जो है ध्यान में रखे जाएंगे मिनिमम वेज फिक्स करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड ऑन वेजेस 2019 कंसिडर्स द वेज पीरियड टू बी। देखिए मैंने अपने कोड ऑन वेजेस का जो मेरा लास्ट वीडियो था, मैंने उसमें आपको बताया था कि वेज पीरियड क्या होता है और ये कितना हो सकता है। ठीक है, सो सवाल ये है कि कोड ऑन वेजेस के अंदर वेज पीरियड कितने टाइप्स का हो सकता है? योर ऑप्शंस आर डेली हो सकता है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और ई ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 16 जो है कोड ऑन वेजेस का, उसमें लिखा है कि एम्प्लॉयर फिक्स करेगा वेज पीरियड इन ईदर ऑफ द अबव मेंशन्ड फॉर्म, यानी एम्प्लॉयर डेली भी फिक्स कर सकता है, वीकली भी, फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली इज अ पीरियड ऑफ 14 डेज, अ पीरियड ऑफ 14 days is fortnightly या monthly, but in no case the wage period shall exceed a month। एक महीने से ज्यादा किसी भी केस में नहीं हो सकता वेज पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Who is the appropriate government in case of railways, mines, banking, oil fields, major ports, air transport service, telecommunication and insurance company? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है कोड ऑन वेजेस पर, सो यू शुड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ, और डी नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में is the appropriate government. So oil fields, major ports, air transport service के cases में इन सारी sectors के अंदर central government appropriate government है। Next question, what is the rate of overtime wage payable to employee or worker under the new code on wages 2019? So ये पूछ रहा है कि जो overtime wage है उसका रेट क्या है नए कोड के हिसाब से, कितना ओवरटाइम पे किया जाएगा? योर ऑप्शंस आर hourly wage rate into 1.5, यानी twice the normal wage rate into number of hours, जितने घंटे आपने ओवर टाइम किया है, ठीक है, उस नॉर्मल वेज रेट का 1.5 गुना होगा या 2 गुना होगा या 1.75 टाइम्स या 3 टाइम्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, twice. So according to the code on wages 2019, overtime wage rate should not be less than twice the normal wage. तो twice तो होगा ही होगा। So twice the normal wage rate is the overtime wage rate as per this code on wages. Next question देखते हैं, चलिए। Who has the power to fix floor wage under the code on wages 2019? फ्लोर वेज मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कोड ऑन वेजेस वाले वीडियो में। चलिए, सो ऑप्शंस आपके हैं appropriate government, central government, state government और D none of the above. So the correct answer is B, central government. Floor wage central government द्वारा fix किया जाएगा। Central government has the power to fix the floor wage. And floor wage fix करते वक्त central government क्या ध्यान में रखेंगी? Living standards of a worker और different geographical areas का, अलग अलग जगह का different floor wage हो सकता है। And the minimum wage rate फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो सेक्शन 6 में हमने ये अपनी वीडियो में पढ़ा था कोड ऑन वेजेस पर कि सेक्शन 6 के तहत अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट फिक्स करेगी और ये मिनिमम वेज रेट फ्लोर वेज रेट से कम नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया था दैट मिनिमम वेज रेट शुड नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या वर्कर को वेजेस पे करेगा तो किस मोड में, किस तरीके से वो पे कर सकता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो करेक्ट ऑप्शन ओनली सी, बी एंड डी या ए बी सी डी, एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन A, B, C, D and E, which is the correct answer. तो ये पांचों फॉर्म्स जो हैं,
पांचों मोड्स जो है दीज आर करेक्ट एंड अलाउड बाय द कोड ऑन वेजेस 2019। इनमें से किसी भी फॉर्म में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट ऑफ वेजेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the minimum rate of bonus payable to employees या workers under the code on wages 2019? So minimum rate of bonus की यहाँ पे देखिए बात कर रहा है, and he is asking what is the minimum rate of bonus में देखिए कम से कम 5 या 6 सवाल बनते हैं जो मैंने सुपर 30 की सीरीज में यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सो बोनस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी, एंड यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 8.33%। देखिए जो एनुअल बोनस एम्प्लॉय को मिलेगा, जो मिनिमम अमाउंट कोड के तहत बताया गया है, दैट इज 8.33% ऑफ हिज वेजेस, यानी जितने भी उसके वेजेस हैं उसका 8.33% और ₹100, और इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है वो उसका एनुअल बोनस होगा। सो मिनिमम रेट इज 8.33% ऑफ हिज वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज मैक्सिमम रेट ऑफ बोनस पेबल टू एम्प्लॉयज वर्कर्स अंडर द न्यू कोड ऑन वेजेस 2019। अब ये मैक्सिमम रेट पूछ रहा है, पहले उसने मिनिमम रेट पूछा था। Options before you are 50% of his wages, 30% of his wages, 25% of his wages या फिर 20% of his wages. The correct answer is D, 20% of his wages. तो maximum जो बोनस एक एम्प्लॉय या वर्कर को मिल सकता है एनुअली, that cannot exceed 20% of his wages. तो 20% जो है हमारे पास मैक्सिमम रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the time period as per the code during which an employer has to credit bonus to the employer's account? देखिए सवाल कह रहा है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के अकाउंट में ये बोनस का अमाउंट क्रेडिट करना है या जमा करवाना है। Your options are within 6 months from the declaration of bonus, within 8 months from the declaration of bonus, within 8 months from the close of accounting year, or within 6 months from the close of accounting year. So correct option is C, यानी अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के 8 महीने के अंदर अंदर 8 मंथ्स का टाइम है। अकाउंटिंग ईयर देखिए क्लोज 31 मार्च को माना जाता है। 31 मार्च से एक पहले जो 8 महीने हैं उसके अंदर अंदर बोनस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट करना है। 14th question is in case of monthly wage period, what day the employer has to pay the wages? देखिए हमने डिफरेंट वेज पीरियड्स देखे थे, डेली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, वीकली हो सकता है या मंथली हो सकता है, बट मंथ एक मंथ से एक्सीड नहीं कर सकता वेज पीरियड, ये भी हम अभी देख कर आए हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि अगर वेज पीरियड सपोज मंथली है तो मंथली वेज पीरियड के अंदर एम्प्लॉयर कौन से दिन पेमेंट करेगा वेजेस की एम्प्लॉय को? योर ऑप्शंस आर on the first day of the month, मंथ के जो महीने का पहला दिन है तब, on the last day of the month, any time in the last week of the month, या फिर before the expiry of 7th day of the succeeding month. And the correct option is D, यानी suppose मार्च के मंथ के वेजेस अगर पे करने हैं एम्प्लॉय को, सो मार्च से सक्सीडिंग मंथ कौन सा हुआ? अप्रैल। सो अप्रैल के जो पहले 7 दिन हैं इनके खत्म होने इसके अंदर अंदर, तो ये 7 वीक जो डेज हैं इनकी खत्म होने से पहले पहले मार्च के जो वेजेस हैं एम्प्लॉयर ने वो पे करने हैं एम्प्लॉय को। एंड एम्प्लॉयर शैल पे और कॉस्ट टू बी पेड, देखिए ये सेक्शन 17 ये बात क्लियर करता है कि मंथली वेज पीरियड अगर है तो सक्सीडिंग मंथ के 7th डे के खत्म होने से पहले, तो ये 7 डेज का जो पीरियड है ये ग्रेस पीरियड दिया गया है कि इस टाइम के अंदर अंदर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो वेजेस हैं वो पे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी पूछ रहा है कि वीकली वेज पीरियड अगर है, इन केस ऑफ वीकली वेज पीरियड व्हाट डे द एम्प्लॉयर हैज टू पे द वेजेस? वीकली वेज पीरियड में कौन से दिन एम्प्लॉयर को वेजेस पे करने हैं? योर ऑप्शंस आर ऑन एवरी सैटरडे ऑफ द वीक, on every Friday of the week, on every Monday of the following week, यानी next week के Monday को, या on the last working day of the week. And the correct answer is D. Last working day जब भी होगा वीक का उस दिन एम्प्लॉयर को पे करना है एम्प्लॉय के वेजेस। सेक्शन 17 ये बात क्लियर करता है। सो हमने मंथली का देख लिया, हमने वीकली का देख लिया। नाउ फोर्टनाइटली के केसेस में अगर वेज पीरियड जो है वो फोर्टनाइटली है यानी 14 डेज का वेज पीरियड है, सो उस केस में बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे, ये आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट,
सो ये कह रहा है कि फोर्टनाइट जब एंड हो रहा है, यानी 14 डेज का पीरियड जब एंड हो रहा है, ठीक है, सो बिफोर द एंड ऑफ द सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ फोर्टनाइट, तो 14 दिन के बाद जो दूसरा दिन है, सो 2 दिन, ये जो 2 दिन का टाइम पीरियड है, तो ये सेकेंड डे खत्म होने से पहले पहले वेजेस जो है पे करने हैं। और डेली वेज पीरियड अगर है तो जब शिफ्ट एंड होगी, अगर डेली बेसिस पे जो वेजेस है उसको मिलते हैं, दिन में जब उसकी शिफ्ट एंड होगी तभी उसको वेजेस पे किए जाएंगे। सो डू रिमेंबर दिस, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if an employee has been removed or dismissed or retrenched or has resigned from service, after how many days his wages due to him shall be payable to him? अगर किसी एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है सर्विस से, या रिट्रेंच कर दिया जाता है, या वो खुद रिजाइन कर देता है सर्विस से, तो उसके जो वेजेस ड्यू है वो कितने टाइम के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर अंदर उसे पे किए जाएंगे? एंड योर ऑप्शंस आर within a month from the date of dismissal, within 15 days from the date of dismissal, resignation or retrenchment, within 2 working days. देखिए this is already green, so you know this is the correct option. तो 2 working days के अंदर, 2 working days कब से? जिस दिन उसका removal, dismissal, retrenchment या उसने resign किया, तो 2 working days के ये जो time period है कोड के अंदर mentioned है कि 2 working days के अंदर अंदर उसके wages पे किए जाए। And this is provided under section 17 subsection 2. देखिए sections आपको नहीं याद रखने हैं, but questions of these types can be asked. चलिए, question number 17. Which of the following can be deducted from the wages of an employee and it is permitted under the new code on wages 2019? तो कौन सी डिडक्शंस ऐसी हैं जो परमिटेड है कि वेजेस में से, देखिए मैंने अपने कोड ऑफ वेजेस के वीडियो में आपको डिडक्शंस बताया था जो अलाउड है वेजेस में से, ठीक है। तो सवाल ये कि कौन से डिडक्शंस इनमें से हैं जो अलाउड हैं या डिडक्ट किए जा सकते हैं एम्प्लॉय के वेजेस में से? द अमाउंट ऑफ फाइन्स, हाउस अकोमोडेशन, डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स, डी लोन टू गिवन टू द एम्प्लॉय, या ई ऑल ऑफ द अबव? एंड द आंसर इज ई ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो अमाउंट्स हैं इनका ये सारे वेजेस में से डिडक्ट किए जा सकते हैं। सेक्शन 18 जो है इस बात को क्लैरिफाई करता है कि एम्प्लॉय के वेजेस में से क्या कुछ डिडक्ट किया जा सकता है। कोई फाइन अगर उसने पे करना है, अगर वो एब्सेंट होता है ड्यूटी से, उस दिन के जो वेजेस हैं वो डिडक्ट किए जा सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने कोई घर उसे रहने को दिया है तो वैल्यू ऑफ द हाउस अकोमोडेशन, और अगर उसको कोई लोन दिया है एम्प्लॉयर ने, ये सारी चीजें जो है उसकी वेजेस में से डिडक्ट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शंस दैट कैन बी मेड from an employee's wages? तो मैक्सिमम अमाउंट जो है डिडक्शंस का वो कितना एक एम्प्लॉय के वेजेस में से डिडक्ट किया जा सकता है? देखिए सारा तो वेजेस नहीं उसको डिडक्ट कर सकते। अगर सपोज द अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ हिज वेजेस, तो ऐसा नहीं कर सकते कि सारे ही वेजेस में से उसका फाइन का अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाए, ऐसा अलाउड नहीं है। सो यू हैव टू नो, यू शुड नो कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? 20%, 30%, 50% और 55%। देखिए करेक्ट आंसर इसका है सी, 50%. So 50% is the maximum amount. This is the maximum amount that can be deducted from an employee's wages. Section 18 ये बात clear करता है। Next question. Which employee is exempted from payment of fines under the Code on Wages 2019? So कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसे छूट दी गई, जिसे एग्जेम्प्ट किया गया है कि अगर उसको फाइन पे नहीं करना है? Your options are an employee who is below 20 years of age, 18 years of age, 15 years of age या 21 years of age. Correct answer is C. तो एक ऐसा एम्प्लॉय जो 15 ईयर से कम उम्र का है उसको फाइन पे नहीं करना, ऐसा सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 क्लियर करता है। So this is again a very different question and you should know, you should be able to remember this for your exam. तो 15 years से कम की एज का अगर एम्प्लॉय है, he is exempted from the payment of fine under this new code on wages 2019. Next question is, what is the eligibility criteria for payment of bonus or minimum number of days an employee should work to be entitled to bonus? देखिए क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बोनस की पेमेंट के लिए, एक एम्प्लॉय कब एलिजिबल होगा बोनस की पेमेंट के लिए। या फिर सवाल ऐसे भी बन सकता है कि मिनिमम कितने डेज एक एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा तभी वो बोनस के लिए एंटाइटल्ड होगा। योर ऑप्शंस आर
30 days of work, 60 days of work, 90 days of work या मिनिमम 120 days of work उसे काम करना पड़ेगा, तभी वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा या एंटाइटल्ड होगा. सो ये करेक्ट आंसर हियर इज 30 days of work. देखिए, अगर आप वीडियो देखकर आए हैं पहले कोड ऑन वेजेस के ऊपर, तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी. बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में से मैंने बनाए हैं. अ फ्यू न्यू क्वेश्चंस आई हैव एडेड, तो घबराइएगा मत, मैं साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो द करेक्ट आंसर हियर इज 30 days of work. तो मिनिमम 30 days of work अगर उसने काम नहीं किया है तो ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बोनस. सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉय शुड वर्क ताकि उसे बोनस मिल सके. Question number 21. Under which of the following situations an employee can be disqualified from payment of bonus? So ये टॉपिक भी हम पढ़कर आए हैं कोड ऑन वेजेस वाले वीडियो में. आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर दिस. चलिए, तो कौन सी वो कंडीशंस है, कौन सी वो सिचुएशंस है जहां पे एम्प्लॉय को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि उसे बोनस नहीं मिलेगा. इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड करता है, राइटियस या वायलेंट बिहेवियर अगर करता है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, या ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. इन सारे केसेस में एम्प्लॉय को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बोनस की पेमेंट के लिए, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय सेक्शन 29. Next question is 22. What is the maximum period of extension given to employer for crediting the bonus amount in the employee's account? देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन जो बनता है, आई थिंक वो आगे सीरीज में आएगा. चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ क्या है. देखिए, बोनस का अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कराना होता है. एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कराना होता है. ठीक है, इसका एक टाइम पीरियड है कि इतने टाइम के अंदर अंदर उसे ये अमाउंट एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कराना है. आई टेल यू 8 months का पीरियड है ना. लेकिन लॉ ने उसे एक्सटेंशन दी है कि अगर वो इस 8 महीने के अंदर बोनस का अमाउंट एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा सकता, सो एक पीरियड की, एक टाइम की एक्सटेंशन दी है कि मैक्सिमम इतना टाइम हम आपको दे रहे हैं, इतने टाइम तक आप जमा करा सकते हो. सो ये एक्सटेंशन पूछ रहे हैं कि कितना मैक्सिमम पीरियड उसको लॉ के तहत गिवन है. इज इट 1 year, 3 years, 2 years और 18 months? सो इसका करेक्ट आंसर है सी, 2 years. तो 2 years का जो एक्सटेंशन है वो कोड ऑन वेजेस के अंदर गिवन है कि एक एम्प्लॉयर इफ ड्यू टू एनी रीजन बोनस का अमाउंट क्रेडिट नहीं करा सकता, द रीजन शुड बी जस्टिफाइड, इट शुड बी रीजनेबल एंड वैलिड रीजन होना चाहिए. अगर वो नहीं कराता तो उसको 2 साल का एक्सटेंशन गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव बिफोर अस इज हाउ मेनी women आर मैंडेटेड बाय द कोड टू बी मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स. तो कोड ऑन वेजेस पर जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि एडवाइजरी बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो दोनों ही गवर्नमेंट्स अपने अपने एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं. तो ये एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं इसमें वुमेन का कितना रेशियो होगा, कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन मैंडेटरी हैं कि होने ही चाहिए. 1/4, हाफ, 1/3 या ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं. सो द करेक्ट आंसर इज सी, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स जो हैं एडवाइजरी बोर्ड पे वो मैंडेटोरी वुमेन होनी चाहिए. एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय और गिवन अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 7. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who can file an application before the authority for any claim under this act. देखिए, कोड ऑन वेजेस जो हमारा ये कोड है, इसके तहत अगर एम्प्लॉय को कोई क्लेम फाइल करना है, एम्प्लॉय या वर्कर को किसी भी तरह का कोई क्लेम फाइल करना है, तो एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? क्या वो खुद या उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है? सो द ऑप्शंस आर एम्प्लॉय खुद, एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर or any of the above person. So the answer is any of the above person. So इनमें से कोई भी क्लेम फाइल कर सकता है. एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है, कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन उसके बिहाफ पे, या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर. ये सभी लोगों को अलाउ किया है, परमिट किया है कि ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर अ क्लेम बिफोर द अथॉरिटी. तो ये क्लेम फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है? एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एम्प्लॉय या ट्रेड यूनियन या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, तो उसका टाइम लिमिट क्या है? कितने टाइम के अंदर अंदर उन्हें ये एप्लीकेशन क्लेम की फाइल करनी है?
Your options are within 6 months from the date on which claim arises, within 1 year, within 2 years, या within 3 years. The correct answer is D, within 3 years. तो देखिए बहुत ज्यादा जेनरस अमाउंट ऑफ टाइम लिमिट यहाँ पे गिवन है कोड के अंदर. 3 साल का टाइम दिया गया कि जिस दिन क्लेम अराइज होता है उससे 3 साल तक आप जो है एप्लीकेशन 3 साल के अंदर कभी भी फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अपील टू द एपेलेट अथॉरिटी. देखिए हमने पढ़ा है कि जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है या अथॉरिटी कंसर्न है उसके पास जो एम्प्लॉय है वो क्लेम फाइल कर सकता है. एंड इफ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी तो वो एक अपील फाइल कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी के पास. लेकिन टाइम पीरियड है कि कितने टाइम तक वो ये अपील फाइल कर सकता है. योर ऑप्शंस आर 30 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर, 90 डेज और 120 डेज. द करेक्ट आंसर इज सी, 90 डेज के अंदर अंदर ये अपील फाइल करनी ही पड़ी. सो 90 डेज का टाइम गिवन है बट दिस टाइम कैन बी एक्सटेंडेड अगर एम्प्लॉय जो है सफिशिएंट कॉज या सफिशिएंट रीजन दिखाए कि 90 डेज के अंदर अंदर वो क्यों नहीं अपील फाइल कर पाया. You can refer to my video on code on wages. मैंने उसमें सारा ये अपील वाला जो पॉइंट है वो डिटेल में डिस्कस किया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the time limit for disposal of appeal by the appellate authority? So अगर ये अपील appellate authority के पास आती है तो कितने टाइम के अंदर अंदर उन्हें इस अपील पर सुनवाई खत्म करनी है, ये अपील कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ करनी है. So your options are 1 साल के अंदर अंदर, within 6 months, 3 months या कोई लिमिट है ही नहीं, वो जितना मर्जी टाइम अपना ले सकते हैं. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, 3 मंथ्स के अंदर अंदर उन्हें ये अपील जो है डिस्पोज ऑफ करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following statements are true about Code on Wages 2019? And your options are, पहला स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कोड रिप्लेसेस 4 एक्ट्स, कि इस कोड ने 4 एक्ट्स को रिप्लेस किया है. और वो 4 एक्ट्स कौन से हैं? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. सेकेंड स्टेटमेंट इज the code prohibits gender discrimination in matters related to wage and recruitment of employees for the same work or work of similar nature. So इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. And your options are only A, only B, both A and B या none of the above. And the correct answer is only B. सिर्फ B वाला स्टेटमेंट जो है, B स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिर्फ यही सही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है. देखिए 4 एक्ट्स को रिप्लेस कर रहा है, ये बात सच है, लेकिन जो नाम दिए गए हैं ये सही नहीं है. देखिए करेक्ट जो एक्ट इसका आंसर है, 4 एक्ट जो है सबस्यूम हुए हैं कोड ऑन वेजेस एक्ट के अंदर. वो कौन से हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट. सो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे. ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, व्हिच इज रॉन्ग. इट इज नॉट वन ऑफ द एक्ट्स. तो सही क्या था? इक्वल रेम्यूनरेशन, इसीलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है. चलिए क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following statements are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? And your statements before you are, पहली स्टेटमेंट है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स आर डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, कि इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर जो इस एक्ट के तहत अपॉइंट किए जाते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है एज पर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी. देखिए इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 21 है वो पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है और उस डेफिनेशन के हिसाब से इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पब्लिक सर्वेंट है. कि ये कह रहे थे क्या ये बात सच है, आपको ये बताना है. इज इट ट्रू? इज इट करेक्ट? एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज no court shall take cognizance of any offence punishable under this code. So your options are only A is correct, only B is correct, both A and B या none of the above. देखिए करेक्ट आंसर इसका है both A and B. So this is the correct answer. दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. देखिए जो सेक्शन 52 है वो कहता है कि no court shall take cognizance of any offence. ये जितने भी केसेस इस ऑफेंसेस जो हैं इस कोड के अंदर पनिशेबल किए गए हैं वो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स में नहीं जाएंगे. ठीक है, सेव ऑन. लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, अगर कंप्लेंट की गई है
किसी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, या कोई ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, या एम्प्लॉय या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन द्वारा कंप्लेंट की गई है, और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। तो ये लोग अगर कंप्लेंट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में जाकर, तब जो है कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। अदरवाइज नॉर्मली इन जनरल सेंस कोई भी कोर्ट जो है ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अगर स्पेशली कंप्लेंट फाइल की गई है बाय दीज पीपल टू द सिविल कोर्ट्स, तभी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। देखिए, कॉग्निजेंस का मीनिंग होता है टू टेक नोटिस ऑफ एन ऑफेंस। चलिए, एंड ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स को पब्लिक सर्वेंट माना गया है इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज what is the maximum punishment provided under the code on wages for the offenses committed। देखिए, offenses प्रोवाइड किए गए हैं इस कोड के अंदर, ठीक है। कौन से offenses हैं आप कोड ऑन वेजेस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है जो इस कोड ऑन वेजेस में प्रोवाइड की गई है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट? योर ऑप्शंस आर 1 लाख का फाइन, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज, या फिर imprisonment up to 6 months and fine of rupees 50,000। So the correct answer is C, 3 महीने की imprisonment and 1 लाख रुपए तक का फाइन। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है जो इस कोड के अंदर प्रोवाइड की गई है। These were the super 30 questions from Code on Wages 2019। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए न्याय अकेडमी के चैनल को। And thank you so much for watching the video. Do let me know if there is any other thing you want कि मैं वीडियो में कवर करूं, कोई और लॉ आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूं, या क्वेश्चंस आपको चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।